हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन यानी मूवमेंट टुवर्ड्स समथिंग और इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग। फॉर एग्जांपल, कोई भी दो चीज़ जिसके अंदर मैटर है, कुछ मास है, वो हमेशा एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं, जिसका डेफिनेशन होता है मोस्टली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास। यस, मास सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी दो चीज जिनके अंदर कुछ मास है वो हमेशा एक ऐसा फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। होपफुली आपको कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चलता है कि कोई भी मूवमेंट जो सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है, उसे हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इसका जो भी फोर्स होगा वो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही एप्लीकेबल है। अगर आपका मूवमेंट सर्कुलर नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इम्पोर्टेंस रहता नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम लोग देखें तो उसका डेफिनेशन होता है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंट्रीपिटल नाम में ही पता चलता है, सेंटर सीकिंग, सेंटर एंड पिटल इट्स सीकिंग। ठीक है, यानी क्या, कोई भी मूवमेंट, ठीक है, जो सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, अब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें से जो सबसे फेमस और शायद आप लोगों को पता है जो एग्जांपल, वो एग्जांपल है कि आप एक धागा लो, एक बड़ा सा थ्रेड लो और उसमें कोई बॉल या एकदम छोटा सा कोई पत्थर आप उस पर बांधो। ठीक है, और उसको एक सर्कुलर मोशन में उसको घुमाओ। ठीक है, आप घुमाओगे जिस पॉइंट पे आप उसको छोड़ोगे वो उसी पॉइंट से लीनियरली टेंजेंशियल डायरेक्शन में एज इट इज़ निकल जाएगा। ठीक है, यानी टेंजेंशियली वो आगे चला जाएगा। अब ये क्यों होता है? तो एक्चुअली ये इसका जो रीज़न है ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, उसके वजह से। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि अ बॉडी which is tends to move or at rest unless and until an external force is applied on it। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग वो थ्रेड को अचानक से घुमा के जोर से सर्कुलर मोशन में घुमा के किसी एक चीज़ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अचानक से उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई हुआ है उसको हम रोक देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि लीनियरली जिस पॉइंट पे वो पत्थर है उसी पॉइंट से लीनियरली टेंजेंशियल वे में वो आगे निकल जाता है। ठीक है, ये आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर ये ट्राई भी करना है तो आप बॉल के साथ ट्राई कीजिए, स्टोन के साथ ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। अच्छा, एक और बात, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स आप सेंटर की तरफ मोशन होता है या सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सेम फोर्स एक्ट करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर किसी ने आपको बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है या पूछा आपसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के इतना ही होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mv²/r। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू -mv²/r। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन। ये केप्लर्स ने टोटल 3 प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ ऑर्बिट।
ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट में वो क्या कहते हैं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसमें दो चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ कि जो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट है ये इलिप्स के शेप में चाहिए, एंड सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट है कि सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। अब सन एट वन ऑफ द फोकाई का मतलब क्या है कि अब सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है, जहाँ से आपका सारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा उसके सर्कमफरेंस पे। बट इलिप्स के केस में वैसा होता नहीं है। इलिप्स में क्या है, कोई भी एक सेंटर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते जहाँ से हर एक चीज़ का डिस्टेंस कांस्टेंट हो उसके सर्कमफरेंस तक। तो इसी के लिए हम लोग इलिप्स में दो फोकाई रखते हैं, ठीक है, दो फोकस रखते हैं, F1 जिसको हम लोग फोकाई बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब इलिप्स क्या होता है कि आप कोई भी कोन है, जैसे आप लोग घर में ये चीज़ कर सकते हैं कि कैरेट या रेडिश होगा उसको स्लाइटली ऑब्लिक तरीके से कट कीजिए। ऑब्लिक यानी क्या कि स्लैंटिंग वे में उसको कट करेंगे, और जो कट किया हुआ पार्ट है अगर आप उसको टॉप से देखेंगे तो वो आपको इलिप्स के शेप में दिखेगा। इलिप्स ये ओवल टाइप भी बोल सकते हैं। अंडा जो है उसको आप टॉप से देखोगे तो दैट इज़ ऑल्सो इलिप्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका सेफ और जो डेफिनेशन क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसमें और एक चीज़ एक्चुअली यहाँ पे सिलेबस में है नहीं पर मैं बता देता हूँ, इसमें दो चीज़ और होता है। एक होता है पेरीहेलियन एंड दूसरा होता है एपीहेलियन। अब ये पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन क्या है, तो एपीहेलियन में जो प्लैनेट है ये हमेशा सन से काफ़ी दूर होता है, और पेरीहेलियन में जो प्लैनेट है वो आपके सन के बहुत पास होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये आगे जाके आपको काम आएगा। देखो फर्स्ट लॉ कितना इजी था। अब देखते हैं हम लोग केप्लर्स सेकेंड लॉ को ही हम लोग लॉ ऑफ इक्वल एरियाज ऑल्सो बोलते हैं। क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे स्वीप्स जो है इसका मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। तो क्या कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर प्लैनेट ए से बी की तरफ आप जैसे फिगर में देख सकते हो, ठीक है, आप अगर कोई भी प्लैनेट ए से बी तक जाने के लिए 15 मिनट ले रहा है एंड सी से डी तक जाने के लिए 15 मिनट ले रहा है, तो जो एरिया हम लोगों का SDC ये वाला और SAB ये वाला एरिया, दोनों एरिया सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। समझा आपको क्या कि अगर से फॉर हमारा प्लैनेट A से B अगर 15 मिनट में जा रहा है एंड C से D भी 15 मिनट में ही जा रहा है, तो जो एरिया अंदर SAB और एरिया अंडर SDC ये दोनों इक्वल होगा, दोनों सेम होगा। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स यानी कवर्ड इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये है केपलर का सेकेंड लॉ। अब हम लोग देखते हैं केपलर्स का थर्ड लॉ, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ था जिसको हम लोग लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं, और ये लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोस्टली आप ये फार्मूला यूज़ करके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, कहीं पे आप देखिए मत, एक थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पे रखिए थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका t स्क्वायर, ठीक है, t हम लोग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को डिनोट करते हैं, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन,
ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने अगर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन को इंक्रीज़ किया, यानी पीरियड को आपने इंक्रीज़ किया, तो आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, सन एंड प्लैनेट के बीच का, वो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। अगर आपने पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को डिक्रीज़ किया, कम किया, तो आपका डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, मीन डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो जो आर है ये क्या है आपका, ये एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट एंड सन के बीच का, एंड टी जो है ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म के, ठीक है, जो आपको आगे इसका टू बी एग्जैक्ट फार्मूला पता चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा कि के का वैल्यू क्या है। होपफुली आपको तीनों केपलर्स लॉ समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या बोलते हैं कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। प्लैनेट का जो रेवोल्यूशन है सन की तरफ, ये एलिप्टिकल वे में। सेकेंड है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, तो ये द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड जो है वो आपका लॉ ऑफ पीरियड्स, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी लॉज उन्होंने दिया है ग्रेविटेशन के रिलेटेड, ये सब केपलर्स के लॉज के ऊपर ही कंसिडर करके दिया हुआ है। तो एज पर न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स, ठीक है। अब ये डेफिनाइट फोर्स क्या है कि सपोज दो प्लैनेट है आपके पास, सिर्फ प्लैनेट M1, प्लैनेट विथ मास M1 एंड द अदर प्लैनेट विथ मास M2, ठीक है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या बोलना चाहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों प्लैनेट के बीच में, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट, उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन एंड इन्वर्स रिलेशन ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि डायरेक्ट रिलेशन, इन शॉर्ट मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे दोनों प्लैनेट के जो प्रोडक्ट ऑफ मास है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे हम लोग फोर्स उनके बीच का डिक्रीज़ करेंगे उनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, एंड इंक्रीज़ होगा बाय विच फैक्टर, तो बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इस फैक्टर से वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन एंड इनडायरेक्ट रिलेशन आपको समझ गया हो। अगर मैं सम अप करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 divided by d square, where M1 and M2 is the masses of the two planet and d is the distance between them. अब ये जो डायरेक्ट रिलेशन है इसको हटाने के लिए मुझे वहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो वो कांस्टेंट टर्म जो है, ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल G M1 M2 बाय डी स्क्वायर। अब ये कैपिटल G जो है, ठीक है, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, ठीक है। अगर G को मुझे फाइंड करना है कि G का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, अगर G मुझे फाइंड करना है तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2, ठीक है। G इक्वल्स टू फोर्स इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू प्लैनेट, ठीक है। इसका अगर SI यूनिट मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो सबको पता है कि फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, मीटर, एंड क्योंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास जो है, मास का ऐसा यूनिट होता है kg, तो M1 के लिए kg, M2 kg, kg इंटू kg इज व्हाट,
kg स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, ठीक है। इसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, ठीक है। क्या है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। और इसको एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले जिसने मेजर किया था उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। उनका नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। उसके बाद हम लोगों ने केपलर्स के तीनों लॉज देखे एंड फाइनली हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ देखा, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए। ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है, तो अगर इस आपका कुछ सजेशन होगा या कुछ मिस्टेक्स होंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप मुझे बताएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि अगर कुछ चेंजेस हो इस मेथड में तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।